हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर पैक सेशन ऑफ पावर नोट सीरीज फॉर नीट 2023। यस, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल पावर नोट्स हम कर रहे हैं अपनी नीट 2023 की तैयारी, जहाँ पे 100 पेजेस में क्लास 1 और 12 का अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड बैठेगा आपका टॉपिक पे, और फिर आप जल्दी से जल्दी रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि नीट में आपको पता ही है कि टाइम इज मनी, राइट। जितना ज्यादा रिकॉल जल्दी से जल्दी रिकॉल करना है, बायो में टाइम बचाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मंगाना है। इसके साथ अपन स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी विद द हेल्प ऑफ पावर नोट्स। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर कितने पेज में कंप्लीट हो जाएगा? 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं जल्दी से। इसके पहले चैप्टर जो था, इसका पहले का जो चैप्टर था जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात की थी हमने। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या कि फोटो दैट इज विद द हेल्प ऑफ लाइट, सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस हमने किया और हमने ग्लूकोज बना दिया है। यहाँ पे उसी ग्लूकोज को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, एनर्जी मिलाएंगे। एनसीईआरटी चैप्टर की शुरुआत करती है इंट्रोडक्शन से। एनसीईआरटी कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो जैसे कि प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद, राइट। सो ऑटो पायलट मतलब अपने आप प्लेन चलने लगता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का न्यूट्रिशन खुद ही बनाना, जैसे कि प्लांट साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद खुद बनाते हैं भाई साहब। ओके, देन देयर आर हेटेरोट्रॉप्स, राइट। एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक हर्बिवोर्स, ऐसे एनिमल्स की जो प्लांट को खाते हैं उसको हर्बिवोर्स कहेंगे। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे अपन कार्निवोर्स कहेंगे। देन वी हैव अनदर ग्रुप कॉल्ड एज फंजाई। फंजाई क्या करते हैं? डेड मैटर के ऊपर वो लग जाते हैं भाई, राइट। आपको पता है कि किसी एनिमल की डेथ होगी तो बदबू आने लगती है, क्योंकि फंजाई है जो उसको खा रहा है। क्या करता है फंजाई? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी डिराइव करता है, अपना फूड है उसका वो। फंजाइज आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। दिस टाइप ऑफ मॉडर्न डिजीज कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। बढ़ते हैं आगे, बात हो रही है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। अभी हमने बात की कि भाई फोटोसिंथेसिस में आपने ग्लूकोज तो बना दिया, तो क्या इसका मतलब ये है किसी ग्लूकोज को ब्रेक करके ही आप एनर्जी मिला सकते हो? नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का? मीनिंग है कि ये जो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड रहते हैं, उस बॉन्ड को अपन ब्रेक करेंगे स्टेप वाइज मैनर में, एक ही साथ नहीं, राइट। ऐसा नहीं कि एक घाव लगा दिया 2 टुकड़े हो गए, नहीं, तो सेल तो फट जाएगा भाई। तो स्टेप वाइज मैनर में अपन ब्रेक करते हैं, धीरे धीरे एनर्जी डिराइव करते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से अपनी डे टू डे एक्टिविटी हो सके। ओके, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन थ्रू ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा अपने पावर नोट्स ओपन करके रखना है, जहां जहां पे मैं कुछ लिखने के लिए बोलूंगा आपको लिखना है। जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार ये पॉइंट में ये चीज मुझे लिखनी जरूरी है, तो वो भी आपने लिखना है। अपने वर्डिंग में लिखना, अपने वर्डिंग में लिखना, मतलब हिंदी में लिखा तो भी चलेगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीजें, कोई बात नहीं है। तो क्या सिर्फ ग्लूकोज से ही आप एनर्जी डिराइव कर सकते हो? नहीं, देयर आर प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक ऐसे अपन बात करेंगे, उनसे भी आप एनर्जी डिराइव कर सकते हो। रेस्ट अपन बात करेंगे ग्लाइकोसिलिक क्रेब साइकिल की, तो इसके इंटरमीडिएट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फैट प्रोटीन को अपन उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके थ्रू भी अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। बात करेंगे एम्फिबोलिक पाथवे के बारे में, और आगे फिर बात करेंगे कि किस तरीके से फैट से आप एनर्जी डिराइव कर सकते हो, तो इसके बारे में बात करेंगे। नाउ यहाँ पे इतना ना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनाइज किसी को भी आप ब्रेक करके मस्त एनर्जी निकाल सकते हो। इन रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड इट इज ट्रैप एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में अपन एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे। ऐसे ही एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसे हम एनएडीएच कहते हैं, बहुत एनर्जी होती है उसमें, तो कुछ एनर्जी उसमें भी अपन ट्रैप करके रखेंगे। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, बढ़ते हैं आगे। डू प्लांट ब्रीथ? कि क्या प्लांट ब्रीथ कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, तो क्या प्लांट भी ऐसा ब्रीदिंग करते हैं? प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन। हाँ भाई, प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। बट अपना और इनमें डिफरेंस है। अपने जैसे लंग्स इनके पास नहीं है। इनके पास क्या है? फॉर गैसियस एक्शन लीव्स के पास होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं? पत्तों के पास स्टोमेटा होते हैं। जी, स्टोमेटा का 2 काम है, एक ट्रांसपिरेशन करना और दूसरा गैसेस का एक्सचेंज करना, कि भाई CO2 लेना है, O2 को छोड़ना है। ओके भाई साहब, बढ़ते हैं आगे। अब नाउ स्टेम एंड रूट्स हैव लेंटिसल्स। स्टेम एंड रूट्स हैव लेंटिसल्स। अब लेंटिसल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं आउटर लेयर में, कॉर्टेक्स में, जिसके थ्रू गैस एंटर करते हैं। और जैसे कि मान लो स्टेम है ना, सिंपल सा कंसेप्ट, ये स्टेम है भाई। ओके, स्टेम के आउटर साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं,
लेंटिसस एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करेंगे, उस लेंटिसस से गैस अंदर जाएगा और यहाँ पे जो भी सेल है ना स्टेम के पास, वो अपना अपना गैस ले पाएंगे। ओके, सेल की अरेंजमेंट भी लूज होती है प्लांट में ताकि भाई अच्छे से गैस फ्लो करे अंदर। तो प्लांट के पास कोई ऑर्गन तो नहीं है, तो लेंटिसस है, स्टोमेटा है, इसके थ्रू वो अपना गैसेशन कर लेता है आराम से, कोई बात नहीं है। रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है वो है C6H12O6। ओके, 6 ऑक्सीजन भी हमें लगेंगे, CO2 बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, मतलब वाटर बनेगा। फोटोसिंथेसिस में वाटर का फोटोलिसिस हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी बनेगी जो कि अपना मोटिव है। बढ़ते हैं ऑर्गेनिक। ओके, अब एक किसी स्टूडेंट ने एक फोटो डाला है अमेजोन पे, कहा है कि कितनी गलत इंफॉर्मेशन है ये कि फॉर गैसेस सेक्शन स्टेम एंड रूट्स हैव लेंटिसस। क्यों भाई, गलत क्या है इसमें? बिल्कुल सही है। ओके, होते हैं भाई, होते हैं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो आपको दिख जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, चल अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नाउ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन की, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ और एटीपी फॉर्मेशन, उनको हम अनेरोब्स कहते हैं। ये सब एनसीईआरटी है बेटा। अनेरोब्स में दो टाइप के अनेरोब्स हमें दिखाई देते हैं, एक है फैकल्टेटिव, एक है ऑब्लिगेटरी। मतलब क्या है यार, कुछ एनिमल, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ओके, एक ऐसे होते हैं कि भाई जिनको बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, उनको ऑक्सीजन दे दोगे तो वो मर जाएंगे। कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अनेरोब, राइट, कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी, मतलब उनको ऑब्लिगेशन है कि भाई मुझे ऑक्सीजन से दूर रहना है, ऑब्लिगेशन है। जैसे आपका ऊपर आपके ऑब्लिगेशन होते हैं, फैमिली ऑब्लिगेशंस, राइट। अब बड़े हो गए तो ये वर्डिंग सुनोगे आप, फैमिली के कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब जिम्मेदारियां होती है। सो ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, इसका ये मजबूरी होगी कि भाई मुझे ऑक्सीजन से दूर रहना है, कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अनेरोब। फैकल्टेटिव अनेरोब मतलब क्या, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का यूज करें, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर फैकल्टेटिव अनेरोब, फिर विदाउट ऑक्सीजन भी अपनी एनर्जी को डिराइव कर लेगा। दिस ऑर्गेनिज्म मेक्स एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बट इट इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग टू द फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज absent। ओके साहब, बढ़ते हैं आगे ना। लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। ओके, ईएमपी पाथवे कहते हैं, इमिडामेरॉन और पार्सन्स पाथवे। जिन साइंटिस्ट ने इसको दिया तो इसको अपन ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब चाहे वो फंजाई हो, यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, सभी ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज। एक ग्लाइकोलिसिस करते हैं जहां पे ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है विदाउट द हेल्प ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ग्लाइकोलिसिस के लिए। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इट इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ अ, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज। अब अगर प्लांट क्या करता है ना भाई, अपना फूड को सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रख देता है, कन्वर्ट करता है। ओके, तो अगर प्लांट के पास सुक्रोज है तो सुक्रोज को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रोज आपको पता ही है डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है। सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेज नाम का एंजाइम जब एक्ट करता है तो सुक्रोज ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ओके, आपका पास ग्लूकोज आ गया और इस तरीके से ग्लूकोज का फिर आगे आगे ब्रेक करते हो। ग्लाइकोलिसिस पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है जहां पे दो एटीपी बनेंगे। टोटल एटीपी फॉर्म 4 है, लेकिन नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2। ओके, कैसे कैसे सब कुछ अपन देखेंगे। एंड प्रोडक्ट रहेगा 2 pyruvic acid, 2 NADH, 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म सब में ग्लाइकोलिसिस होगा, राइट। और वायरस में ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, डायरेक्ट एनर्जी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में बात करने वाली बात यह है कि भाई यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए एरोबिक अनेरोब दोनों में दिखाई देता है। ऑक्सीडेशन इन ग्लाइकोलिसिस को अपन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है पायरुवेट उसको आप और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकते हो, तो मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है आपका, तो अपन इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लाइकोलिसिस डू नॉट टेक प्लेस इन वायरसेस। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ही चीज बार बार, ताकि बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। चलो देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले होता क्या है। तो ये रहा ग्लूकोज। ओके, ये रहा ग्लूकोज। अब एनिमल के जैसे अपने केस में क्या होता है कि ये रहा सेल। ओके, सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये सेल होता है। ओके, और ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में से ग्लूकोज ब्लड फ्लो होते होते आ गया। ओके, फिर इंसुलिन क्या करता है, इस सेल के दरवाजे ओपन कर देते हैं, ग्लूकोज अंदर चला जाता है।
ओके, तो ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। अब क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है ना यार, सेल से भागना शुरू कर देता है इधर उधर, तो उसको अपने जगह पे पकड़ना जरूरी होता है। इसलिए ग्लूकोज के ऊपर एटीपी लगा के एट ग्लूकोज का कन्वर्शन किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके ऊपर एक फॉस्फेट लगा दो तो ग्लूकोज शांत एक जगह पे बैठ जाएगा, फिर उसको अपन ब्रेक करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में एटीपी यूज होगा। सो एटी विद द हेल्प ऑफ एटीपी ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन कंपाउंड इट इज कन्वर्टेड टू another 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट यूज हो रहा है ना, तो फॉस्फेट यूज हुआ मतलब फॉस्फेट आपने ग्लूकोज का लगा दिया तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब आप क्या करोगे, फिर से एटीपी लगा दोगे, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर लगाओगे, मतलब 2 फॉस्फेट लग जाएंगे। अब एक ऑलरेडी हो गया, एक और लगा रहे हो तो बन जाता है फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट, बाय मतलब 2 फॉस्फेट। ओके भाई साहब, अब फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट ये कैसे बना, जब दो दो एटीपी इसको जाके मिले तो इसके पास ढेर सारी एनर्जी है बेटा, ढेर सारी एनर्जी, भर भर की एनर्जी इसके पास आ पहुंचे, दो दो फॉस्फेट ग्रुप, तो ये फट जाता है। ये 6 कार्बन का है तो ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, जिसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, राइट, 3 कार्बन वाले है। क्यों फटा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी थी इसके पास। ओके, मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना, ये दोनों इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, अब इसके पास ढेर सारी एनर्जी है, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब इसके इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे, दे देंगे एनएडी को, तो बन जाता है एनएडीएच, बन जाता है एनएडीएच। बिल्कुल सही बात, तो एनर्जी एनएडी इज एनर्जी रिच कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है ना। अब ये कितने हैं, ट्रायोस फॉस्फेट 2 बने, मतलब एक ये बना, एक ये बना, नहीं तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 2 बने क्योंकि इंटर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये 2 बने तो ये भी 2 बनेंगे, तो क्या बनेगा, अब बनेगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब क्या हो गया, बायफॉस्फो, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, उसमें से एक फॉस्फेट अपन ने निकाल दिया तो बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक फॉस्फेट निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे एटीपी नहीं बनता है, यहाँ पे एटीपी जो है यूज हो रहा, मतलब बन रहा है ना यार। ओके, यूज नहीं हुआ, बन रहा है, क्योंकि इसका आपने फॉस्फेट निकाल दिया तो यहाँ पे एटीपी बन रहा है। ओके भाई साहब, अब बढ़ते हैं आगे। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अपन फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करेंगे, बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, राइट, अब यहां से जब वाटर बाहर निकालते हैं तो बन जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, मतलब इसके पास फॉस्फेट है अभी भी, वो भी फॉस्फेट अपन बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ बचा पाइरुवेट, तो पाइरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट। फॉस्फेट बाहर निकाला मतलब फॉस्फेट बाहर क्यों निकालोगे, क्योंकि आप एटीपी बनाना चाहते हो, तो बन गया आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट बनेगा। ओके, अब कुछ मुझे मैसेजेस है कि क्या सर ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे आपने एटीपी बना दिया, एडीपी, यहाँ पे आपने एटीपी यूज कर लिया, एटीपी तो बनता है बेटा, वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, उसको प्लीज करेक्ट करना। ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो मैं आपको नोटिस में आते रहूंगा, करते रहूंगा। अनदर 5 से 6 ऐसे छोटे छोटे माइनर एयर्स हमको दिखाई दिए हैं जो बच्चों ने हमें बताया, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना बेटा। ओके, कंफ्यूज कैसे हो गए आप, ये एरो जो है ना बेटा, ये एक्चुअली हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें ना यार ये थोड़ा गलत हो गया, सेटिंग में हमारा हमारा एक जगह पे क्लिक करना गलत हो गया तो इसके 2 एरो चेंज हो गए। ओके, नेक्स्ट टाइम हम भी बहुत केयरफुल रहेंगे, लेकिन ऐसे वक्त आप कंफ्यूज मत होना, जो एनसीईआरटी ने दिया है तो दिया है, फाइनल है भाई एनसीईआरटी का। ओके, ये बुक किसी भी पॉइंट को लेके एनसीईआरटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है बेटा। बढ़ते हैं आगे, सही है, तो ये यहाँ पे एटीपी बना, यहाँ पे एटीपी बना। ओके भाई साहब, तो कितने एटीपी बने, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे 2 बने क्योंकि ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2, 2 और 2 4 एटीपी बने। कितने एटीपी यूज हुए, एक एटीपी यहाँ पे यूज हुआ, एक एटीपी यहाँ पे हुआ, 4 एटीपी बने, 2 यूज है, मतलब नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2। सही है, इसके साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई पायरुविक एसिड का आगे क्या क्या होता है, पायरुविक एसिड का आगे क्या क्या होता है। अब जिन लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें तो पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या क्या होता है, तो अनेरोबिक ब्रेकडाउन किया जाता है पायरुविक एसिड का, मतलब विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन किया जाता है। देखो, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस अंडर एनेमिक कंडीशन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे बात हो रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। सो लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे ये 2 चीजें क्या क्या हैं। सो दोनों अनेरोबिक कंडीशन में होते हैं,
ओके, मतलब क्या है फर्मेंटेशन, मतलब क्या, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन करना इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब क्या होता है, कुछ जगह पे हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे दिखाई देता है। वो क्या है, कहाँ पे दिखाई देता है, सब बात करेंगे। व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? जहाँ पे पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन किया जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाला, बाहर निकालने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, और आपने अल्कोहल बना दिया, मतलब कौन सा एंजाइम लगेगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, मतलब अल्कोहल बनने वाला और तभी के तभी डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला। किसका डिहाइड्रोजन, एनएडीएच का। तो एनएडीएच से एनएडी बना। ओके, और आपका प्रोडक्ट बन गया इथेनॉल प्लस CO2। दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हम बात करेंगे ईस्ट की। ओके, बात करेंगे हम जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है फर्मेंटर्स की, राइट, वहां पे अपन बात करेंगे ईस्ट की, बात करेंगे माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर में। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट क्या करता है, पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है इथेनॉल और CO2 में। क्या पायरुविक एसिड, क्या ईस्ट आपको, मतलब आपका भला चाह रहा था कि भाई आपके पार्टी करने का मूड है तो मैं आपको इथेनॉल अल्कोहल बना के देता हूँ? बिल्कुल नहीं। ओके, तो उसने अल्कोहल क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि वो एनएडी को रीजनरेट करना चाह रहा था, क्योंकि इसको एनएडी की जरूरत है ग्लाइकोलिसिस में भेजने के लिए। सही है। अगर भाई इसके पास एनएडी ही नहीं होगा तो फिर एनएडीएच कैसे बनेगा? मैंने आपको पहले बताया एनएडीएच एनर्जी रिच कंपाउंड है, उसके उससे आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। तो वो चाहता है कि ये ग्लाइकोलिसिस आगे कंटिन्यू चलता है, उसके लिए इसको एनएडी चाहिए जो ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट से भाई आगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो एनएडीएच बन जाएगा। सही है, तो इसका मेन पर्पस था कि एनएडी को बनाना। सही है, इसलिए उसने ये चीज की। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हो गया। सही है। ओके, नाउ अब एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कहाँ पे मिलता है वो भी अपन देखेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। किसका डिहाइड्रोजिनेस करेंगे, अगेन एनएडीएच का। हाइड्रोजन निकालना है ना आपको एनएडीएच से, ताकि एनएडी बने और एनएडी को इधर भेज सके आप। सही, तो दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलो डिटेल में अपन इधर बेहतरीन टेबुलर फॉर्मेट के थ्रू बात करते हैं। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भाई कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ओके, सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया, पायरुवेट यूज किया, दो एंजाइम्स अपने यूज किए, प्रोडक्ट आपका CO2 इथेनॉल बन गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाने वाले लैक्टोबैसिलस ग्रुप, वो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन आपके आरबीसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते। मैंने कहा कि जिनके पास माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो अनेरोबिक पाथवे का यूज करते, तो आरबीसी यूज करेगा। व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है, ढेर सारे आपकी एनर्जी लगती है जब आप तेज भागना शुरू कर देते हो, तो इमीडिएटली एनर्जी आपको चाहिए, तो फटक से ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर भाई आप जल्दी से जल्दी एनएडी बनाना चाहते हो, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे यूज किया जाता है व्हाइट मसल फाइबर के द्वारा। इसलिए तो आप जब बहुत तेज भागना शुरू कर देते हो आपके मसल में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। सही है। यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे में CO2 नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे देखो CO2 नहीं मिला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे में ही CO2 मिलता है। तो जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसे अपन फर्मेंटर कहते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टील के टैंक लगे हुए होते हैं, राइट, अल्कोहल इंडस्ट्री में। ओके, जहां पे अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे जो टैंक है ना, इसके ऊपर एक वॉल दिया रहता है। आपके एनसेट में डायग्राम भी है, माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में एक वॉल इसलिए दिया रहता है ताकि जो CO2 बन रहा है वो बाहर आ सके। सही है भाई। ओके, तो ये हो गया आपका पाथवे। नाउ कुछ बातें यहाँ पे और नोट डाउन करना है। ईस्ट डाइज व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल रीचेस टू 13%। अब ईस्ट क्या कर रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ये अल्कोहल उसके लिए खुद के लिए हानिकारक है। जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेट 30% बन जाता है तो ईस्ट मर जाता है। ओके, मतलब 13% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल आप नहीं बना सकते विदाउट आगे की प्रोसेस किए बिना। ओके, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्यूरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड इट इज 13 to 15%। फिर अगर आपको इस और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अल्कोहल चाहिए तो फिर क्या करो, आप डिस्टिलेशन करो, इसका वाटर निकाल दो वेरियस प्रोसेस करके, तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल आपको मिल जाएगा, लेकिन नेचुरली 13% ही मिलेगा। क्यों? उसके बाद ईस्ट मर जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, अभी अपन ने बात की। बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जनरेट्स एनएडी। कितनी एनर्जी मिली यार यहाँ पे, 7%, अराउंड 7% ऑफ एनर्जी। ये लिख लो भाई साहब। ओके, 7% ऑफ एनर्जी इस पाथवे के थ्रू, क्योंकि पायरुविक एसिड को अपन ने कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं किया, तो अराउंड 7% ऑफ टोटल एनर्जी हमें यहाँ पे मिल गई है। ओके, चलो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो पायरुवेट बना जिन ऑर्गेन्स के बने माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लांट के पास माइटोकॉन्ड्रिया, अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें पायरुवेट का क्या होता है, पायरुवेट कहाँ पे बना, साइटोप्लाज्म में बना, ग्लाइकोसिस कहाँ पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये रहा सेल, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पायरुवेट बना, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज दिया जाता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria. Pyruvate form in a glycosis undergo oxidative decarboxylation. माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाने के बाद उसका CO2 निकाल दिया जाता है। बेसिकली अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो फिर से कार्बन बॉन्ड को अपन ने ब्रेक किया पायरुविक एसिड के, पायरुवेट के, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। सो पायरुविक एसिड भाई यहाँ पे CO2 बाहर निकल गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या, रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन करना मतलब H को बाहर निकालना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, NAD से NADH बन गया है। ओके, NAD से NADH बन गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन किया आपने, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को इससे बाहर निकाल दिया और दे दिया NAD को, तो NADH बन गया। और डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का नाम है, तो डीकार्बोनेटेड CO2 बाहर आ गया। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। कहां पे बन गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कौन से एंजाइम ने आपकी मदद की, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मैक्सिमम जगह पे जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है, इसका मतलब NADH बनेगा। यहां पे देखो ना, देखो यहां पे देखो, डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, तो NADH का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। ओके, तो जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड यूज होता है मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। सही है, बढ़ते हैं आगे। नाउ लोकेशन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब भाई पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। ओके, उसकी मदद के लिए, नहीं तो वो एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको, अगर तुक्का मारना है, आपको पूछा गया कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, आपको आंसर नहीं पता, तो मैग्नीशियम लगा दो। मैक्सिमम एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम लगता है। प्रोडक्ट्स कौन से बने, NADH एसिड कोएंजाइम ये बन गए। ओके, बढ़ते हैं आगे। CO2 बन गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक CO2, दो पायरुवेट बने थे अपने ग्लाइकोसिस के, मतलब दो पायरुवेट अगर आ रहे हैं तो दो CO2 बनेंगे। ओके, अब जो एसिडिल कोएंजाइम ये बना, ये अब इंटर कर जाता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। हम इसको एरोबिक साइकिल कहते हैं। ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे किसी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नहीं, वो भी बात करेंगे कि क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि क्रेब साइकिल क्या क्या कैसे कैसे होती है। ओके, तो क्रेब साइकिल को याद रखने के लिए यहाँ पे मस्त ट्रिक है। अगर आपको इससे बेहतरीन ट्रिक पता है तो आप उसका यूज करें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो सर इससे अच्छी है, मुझे पता है बेटा, जिसको जो अच्छा लगे वो यूज करो। ओके, मेरे सामने एक ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको लगे ठीक है यूज करो, नहीं ठीक है छोड़ दो। आपको जिससे फायदा हो आप वो ट्रिक यूज करो। ओके, कमेंट सेक्शन में एकदम शुरू मत होना इससे ये अच्छी है, उससे वो अच्छी है, उससे वो अच्छी है। थोड़े मैच्योर हो जाओ बेटा भी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपको इसका यूज करना चाहते हो मैं आपको ये बता देता हूँ। चल, तो ये ट्रिक क्या कह रही है, ये कहती है कि साइक्लिंग आइडिया ऑफ अ कूल सुपरमैन। क्रेव साइकिल की बात हो रही है, मतलब साइकिल, तो कौन सी किसकी साइकिल है, इस सुपरमैन की। तो हम कहेंगे साइक्लिंग आइडिया ऑफ अ कूल सुपरमैन, इट इज सक्सेसफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ओके, राइट। तो साइक्लिंग, साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट कोएंजाइमेज, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट। ओके, अब ये तो हो गए सबस्ट्रेट्स के नाम। अब एक स्टेप और जाते हैं हम, इस ट्रिक का यूज करते हैं। ये ट्रिक आपको सिर्फ इसके नाम ही याद नहीं रखवाती, बल्कि आपको ये भी बता देती कि CO2 कहाँ पे रिलीज होगा, NADH कहाँ पे बनेगा, ATP कहाँ पे बनेगा, सब कुछ। सिर्फ आपको ये याद रखना है, साइक्लिंग आइडिया ऑफ अ कूल सुपरमैन, इट इज सक्सेसफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ओके, अब देखते हैं भाई। तो देखो, आपको क्या लगा, आपको इसकी आइडिया बहुत पसंद आई, आपने आपने आपको सुपरमैन की ये जो आइडिया थी बहुत पसंद आई, तो आपने क्या किया, इसको एक नाड़ू दे दिया। नाड़ू मतलब NADH दे दिया। मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है आइसोसाइट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट वाली, यहाँ पे एक NADH बनेगा। ओके, और क्या क्या आपको अच्छा लगा, आपको यहाँ पे उसका कूलिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो आपने कहा कि ले भाई एक एक नाड़ू फिर से ले ले। ओके, ठंडा ठंडा लगा आपको तो मस्त खुश हो गया, आपने एक नाड़ू और दे दिया सुपरमैन को। तो देखो, एक नाड़ू यहाँ पे दिया, एक नाड़ू यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि कूलिंग होने से पहले और कूलिंग होने के बाद
सुपरमैन CO2 को बाहर रिलीज करता है। ओके, तो वन CO2 इज रिलीज बिफोर कूलिंग एंड वन CO2 इज रिलीज आफ्टर कूलिंग। मतलब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन सक्सिनेट टू अल्फा कीटोन है, यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, और ये जो कन्वर्जन है अल्फा कीटोन टू सक्सिन कोएंजाइम, यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज होता है, राइट नाउ। अब ये जो सुपरमैन है भाई, आप कहोगे सुपरमैन तो भाई सुपरमैन है, उसको आप क्या करते हो, एक एटीपी डायरेक्टली दे देते हो, उसको नाडू नहीं देते भाई, नाडू से ऊपर कौन है, एनएडीएच से ऊपर कौन है, एटीपी, तो आपने डायरेक्टली उसको एक एटीपी दे दिया। ओके भाई साहब, अब ये जो सक्सेसफुल बना है सुपरमैन, तो आपने कहा कि यार ये तो एकदम फाड़ू सक्सेस है। क्या है सक्सेस? है फाड़ू सक्सेस। आपको बार बार बोलना पड़ेगा फाड़ू सक्सेस, मतलब सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट के बीच में आपका FADH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से NADH बना, FADH2 बना। कितने FADH2 बने आपके यहाँ पे? आपके बने यहाँ पे एक ही बना, एक रिएक्शन में एक बना। ओके भाई साहब, बढ़ते हैं आगे, राइट। सो टोटल NADH बन गए 3, और E कितना बना? ये बना एक मिनट, NADH एक ही बना, ना कि 2 बने। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। 2 CO2 रिलीज हुए कूलिंग के पहले और कूलिंग के बाद, और आपको पता है कि डायरेक्ट GTP मतलब ATP आपको डायरेक्टली मिल गया था, सही है। ओके, यहाँ पे आपका GTP डायरेक्टली आपको मिल गया था, सही है। तो कुछ गलत हुआ यहाँ पे? कुछ गलत नहीं हुआ। कुछ छूटा आपका? बिल्कुल नहीं छूटा। एक NADH आपने यहाँ पे दिया, एक NADH आपने यहाँ पे दे दिया है। ओके, राइट, चलो, हाँ हाँ, और एक NADH आपने यहाँ पे दिया, मतलब टोटल 3 NADH आपने यहाँ पे दिए हैं, सही है ना। एक NAD, एक NAD, एक NAD, टोटल 3 NAD हो गए, एक FADH2 हो गया, 2 CO2 हो गए। ओके भाई साहब, तो इसको बार बार रिवाइज करो, तब ये बड़े बैठेगा माइंड पे। हाँ, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसे याद रखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। कूलिंग के पहले, कूलिंग के बाद CO2 रिलीज होता है। ओके, आपको सुपरमैन बहुत अच्छा लगा, डायरेक्ट ATP दे दो। आप नाडू कब कब दोगे? नाडू दोगे आपका आइडिया अच्छी लगी इसलिए, कूलिंग इफेक्ट अच्छा लगा इसलिए, और एक नाडू और दोगे क्योंकि आपका माइंड ब्लो हो गया इसलिए। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब जवाब बन जाना चाहिए, सवाल जो है बन जाना चाहिए। ओके, चलो, तो बेसिकली आपने क्या किया भाई, आपने पायरुविक एसिड को और ज्यादा ब्रेक करते हुए आप गए। तो ये जो क्रेब साइकिल है, ये जो साइकिल है, इसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हो। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, पायरुवेट से एसिडिक कोएंजाइम ए बना, ये है कनेक्टिंग लिंक या लिंक रिएक्शन। एसिडिक कोएंजाइम में जैसे अंदर है, तो उसको यहाँ पे हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया, ये बन गया 4+2 इज इक्वल टू 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज साइट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज साइट्रेट। ओके, तो इसको ही अपन कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, सही है। बाकी तो अपन ने देख ही लिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके रूम में लगी होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको क्या क्या मिला भाई क्रेब साइकिल से? आपको NADH मिल गया, आपको FADH2 मिल गया, सही है। आपको NADH मिल गया, आपको FADH2 मिल गया, CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर गया, एक ATP डायरेक्टली बन गया। तो ये जो NADH यहाँ पे आपको मिला, और NADH उधर भी मिले हमें, कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में। तो ये NADH को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देंगे और उसके हेल्प से एनर्जी निकालेंगे, राइट। सिमिलरली हम FADH2 से भी एनर्जी निकालेंगे। ओके भाई साहब, चलो अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। ओके, तो इसको अपन बेहतरीन एनिमेशन के साथ अब देखने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तू भाई थोड़ा साइड में चला जा, इधर चला जा। ओके, हाँ, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को ओपन कर दिया, हमें दिख रहा है यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये अंदर की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऐसे घूमती हुई है, उसे घूमती हुई दिखाई दे रही है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ओके, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? ये देखो, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये रही आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये रही इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन देख लिया आपने, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ तो लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? ये एंजाइम है, उसके साथ और एक दो चीजें जुड़ी हुई है, तो हम इसे एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, इन्हीं एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। बहुत सिंपल है, देखो। तो आपने ये क्यों किया? ताकि आप NADH से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल के ATP बना सको। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। अब बढ़ते हैं आगे, ये रहा NADH। अब यहाँ पे ये एंजाइम क्या करता है? NADH से
हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन बाहर निकाल देता है, डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकाला जाएगा तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके साथ एफएमएन और आयन सल्फर भी होता है। तो मतलब इतना सारा मिला के इसका, मैं अगर मुझे इसका नाम लेना है तो मैं कहूंगा एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा मैं कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स वन, डायरेक्ट सिंपल। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन ने क्या किया, एनएडीएच का डिहाइड्रोजिनेशन किया, प्रोटॉन बाहर आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। अब ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूबिक्विनोन कोएंजाइम क्यू के पास दे देता है, यूबिक्विनोन के पास दे देता है, जो कि एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। तो ध्यान से देखो, इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का यूज किया गया इस प्रोटॉन को यहाँ पे पंप करने के लिए। कहाँ पे पंप किया प्रोटॉन को, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रोटीन है ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर रीजन के पास होता है। अब वो देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसे कहते हैं, ये जो यूबिक्विनोन है इसे मोबाइल कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ओके, कैरियर क्या कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। ओके, अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। मतलब मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स 3 ने इसी इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर किसी से मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, या हमारे टीचर हमें बताते थे, देखो अभी भी याद है। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसने किया, इसने किया। तो मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, इतना याद रखना। फिर मैं फिर से आता हूँ इसके ऊपर। ओके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो आगे आगे क्या होता है। तो इसको मैं कहता हूँ कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज। इस एंजाइम का आधा नाम क्या है, कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे देता है साइटोक्रोम सी को। इलेक्ट्रॉन देना मतलब रिडक्शन करना, लेना मतलब लूज करना, मतलब ऑक्सीडेशन करना, देना मतलब रिडक्शन करना। साइटोक्रोम सी का इसने रिडक्शन किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, इसका रिडक्शन किया, इसलिए इस एंजाइम को कहते हैं कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। कोएंजाइम क्यू का ऑक्सीडेशन किया, साइटोक्रोम सी का रिडक्शन किया। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो भाई देखो यहाँ पे, जब जैसे से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ये अलोंग द वोल्टेज मूव हो रहा है, डाउन टू द वोल्टेज मूव हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी का रिलीज एनर्जी का यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए। साइटोक्रोम सी भी आप देख रहे हो, ये भी एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। यूबिक्विनोन हो गया, साइटोक्रोम सी, दोनों मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। ओके, तो कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो इसका नाम भी क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मतलब साइटोक्रोम सी की को साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करने वाला। सही है। ओके भाई साहब, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते हुए आ गए। ओके, फिर से एनर्जी रिलीज हुई, प्रोटॉन यहाँ पे पंप हो गया। अब ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आपका ऑक्सीजन, जो आपने ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे थे, जो आप सांस ले रहे थे, वो अल्टीमेटली यहाँ पे जाके पहुंच जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे वाटर बन जाता है। राइट, तो हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये कंप्लीट प्रोसेस फिर आगे रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सही है। ओके भाई साहब, अब ये तो रही NaDH2, NaDH की बात होगी अपनी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे FADH2 की। तो जो FADH2 हमारा बन गया था उधर फाड़ू सक्सेस। ओके, तो FADH2 जो बन गया था, इसका, इससे अपन प्रोटॉन निकालेंगे, बन जाएगा FAD। और ये जो FADH2 है, इसका क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसे कहते हैं सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। तो FADH2 डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को नहीं देता। इलेक्ट्रॉन चला गया यूबिक्विनोन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को पंप नहीं किया जाता है, इसके लिए क्रॉस लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर चला गया कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और फिर सभी चीज वैसे के वैसे जैसे इसके पहली हुई थी। तो यहाँ पे आपने देखा, तो NaDH ने यहाँ पे क्या किया, प्रोटॉन को पंप किया था। राइट, तो ये क्या करता है, FADH तो यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो कम प्रोटॉन को पंप कर रहा है, इसलिए NaDH से कम एटीपी, ज्यादा एटीपी बनते हैं, FADH2 से कम एटीपी बनते हैं। ओके, तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे इतने सारे जमा हो गए, उसका क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास अपने ढेर सारे प्रोटॉन जमा कर दिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करा के। यहाँ पे होता है एटीपी सिंथेस नाम का एक पंप। तो क्या होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मूव कर जाते हैं। जो एनर्जी रिलीज हुई, ओके, मतलब बेसिकली टर्बाइन की तरह है, जैसे जैसे प्रोटॉन मूव कर रहा है तो ये पंप एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है,
ये एडीपी से एटीपी बना देता है और इस तरीके से आपको एटीपी मिल जाते हैं। तो भाई एटीपी बनाने के लिए आपने इतनी सारी मशक्कत यहाँ पे की है, सही है। ओके भाई साहब, इसका बहुत ही डिटेल भी एक वीडियो है बेटा, पूरा अराउंड 40 मिनट्स का, वो मिल जाएगा आपको अगर बहुत ही डिटेल में आप चाहते हो तो। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 एंड FADH2 लोकेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5। एटीपी सिंथेसिस को भी कॉम्प्लेक्स 5 अपन ने बोल दिया है। मोबाइल कैरियर कौन कौन है? यूबिक्विनोन है, साइटोक्रोम सी। इसके पास साइटोक्रोम सी के पास कॉपर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉपर और आयन ये दोनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। नंबर ऑफ एटीपी NADH से 3 एटीपी बनते हैं, FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो NAD, आपने क्या किया है? NADH का यूज कर दिया, FADH2 का यूज कर लिया, मतलब ये आपने NAD बना दिया। तो क्रेब्स साइकिल के NAD बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आप ऐसी भी उल्टी बात कर सकते हो। इसलिए क्रेब्स साइकिल को एरोबिक साइकिल कहा जाता है। बढ़ते आगे, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज, इट इज फॉर दिस रीजन दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपने अभी अभी देखा कि कुछ लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कुछ का रिडक्शन हो रहा था, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू फॉस्फोराइलेशन करना, मतलब फॉस्फेट दैट इज एटीपी को बनाना। बढ़ते आगे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 के नाम अपने पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, इसको बार बार पढ़ो तभी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे आपके। ओके, अब बढ़ते हैं आगे ना। एटीपी सिंथेस जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है, उसका भाई अपन 2 पार्ट है उसके पास, ऐसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, सही है। तो एक को कह रहे हैं F0, एक को कह रहे हैं F1। F0 जो है ना इस मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड है। F1 इसको अपन हेड पीस भी कहते हैं। F1 इट इज द पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपने देखा कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हाइड्रोजन को पंप किया जाता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, 2H plus passes through the F0, form the intermembrane space into the matrix down the electrochemical proton gradient to form ATP। यहाँ पे ATP फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी बन जाता है कि कितने हाइड्रोजन पंप होंगे। तो बेटा डोंट वरी, इनसे नीट में से कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं आएंगे, उसमें अपना टाइम जाया मत करो ना। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 38 एटीपी। कितने एटीपी बन जाएंगे आपके पास? 38 एटीपी। भाई एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक अनेरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे पायरुवेट आगे चल के क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं किया तो उसका नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी था। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जहां पे सिर्फ 7% ऑफ टोटल ग्लूकोज, अगर कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेक होता तो उसकी 7% एनर्जी रिलीज होगी, राइट। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O। Now, because let's talk about why this is called as the amphibolic pathway. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, the respiration pathway it is called as amphibolic pathway. Basically आपने क्या किया यार कि ग्लूकोज को ब्रेक करते 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 आपने फाइनली CO2 बना दिया। लेकिन ये जो बीच वाली जो स्टेप्स आपको दिख रही थी ना ग्लाइकोलिसिस में भी, ये रिवर्सिबल स्टेप्स है बेटा। मतलब इससे आप उल्टा जाके ग्लूकोज भी बना सकते हो। मतलब कैटाबोलिज्म दैट इज कट करना, मतलब डिग्रेड करना ही इसका एम नहीं है। आप इससे चीजों को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, ग्लूकोज भी बना सकते हो आप। ओके, इसमें से बहुत सी स्टेप्स मतलब रिवर्सिबल होती हैं। ओके, तो इसलिए इस पाथवे को एम्फिबोलिक पाथवे कहा गया है। सिंपल सी बात, बढ़ते आगे। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द ओनली रेस्पिरेटरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आप एनर्जी बना सकते हो। अदर मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, इससे भी आप एनर्जी बना सकते हो। आप कहोगे कि कैसे बना सकते हैं भाई? तो देखो, फैट किससे बना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिडिक कोएंजाइम में, बन गया आपका एसिडिक कोएंजाइम, डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ग्लिसरॉल को आप कन्वर्ट कर सकते हो फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड, ग्लाइकोलाइसिस का वन ऑफ द सबस्ट्रेट है। तो डायरेक्टली उसके बाद PgL बन गया, तो आगे भाई ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल बनेगा और आपके पास आपके एटीपी बन जाएंगे। प्रोटीन्स किससे बने हैं? अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू द अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड टू द पायरुवेट। फिर हो गया भाई पायरुवेट, तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो इसके थ्रू भाई फैट और प्रोटीन से भी आप एनर्जी बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वन, कार्बोहाइड्रेट आर नॉट द ओनली सबस्ट्रेट। फिर अगर आपने कहा कि भाई नहीं मैं फैट से भी एनर्जी बनाना चाहते हो तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा पावर नोट्स का, कुछ नहीं छोड़ना है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ना। अब एक कंसेप्ट है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? सिंपली
ये एक CO2 कितने इवॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ अ सबस्ट्रेट, कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए, कितने CO2 इवॉल्व हुए, इसका एक रेशो है, राइट। ग्लूकोज में क्या होता है, 6 CO2 इवॉल्व होते हैं, 6 ऑक्सीजन कंज्यूम होते हैं, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज इज 1, ओके, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का 1 हो गया, राइट। उससे कम है फैट का लेस देन 1, प्रोटीन का बहुत थोड़ा सा ही कम है ग्लूकोज से 0.9, ओके। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर ऑफन मोर देन 1, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मतलब सिर्फ ग्लूकोज से आप एनर्जी ले रहे हो, ओके। अब अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो है जैसे कि अभी हमने देखा उनसे भी आप एनर्जी मिला सकते हो, ओके बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्कशन। मस्त पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो। मैंने कहा है डेली 2 चैप्टर तो पावर नोट्स से रिवाइज होने ही चाहिए। आपकी दिन की शुरुआत 2 चैप्टर रिवाइज करके होने चाहिए। एक चैप्टर को रिवाइज करने के 15 मिनट लगेंगे, दूसरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 15 मिनट, तो 30 मिनट्स आपके हो जाएंगे, ओके। तो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्कशन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर बेटा, बाय बाय।